आ रहा है मेरा स्क्रीन? जी सर दिख रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो रूल होगा, रूल नंबर 49G 49। देखो रूल्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक नंबर तुम्हारा पच जाएगा, ठीक है? एक नंबर तुम्हारा पूरा पक जाएगा अगर रूल्स पढ़ लेते हो तो। तुम रूल्स अगर पढ़ लेते हो ना तो एक मार्क तुम्हारा आराम से हो जाता है। कोई आया है तो हम टोटली अप टू रूल नंबर 49F तक पढ़ लिए थे लास्ट क्लासेस में, और रूल्स का लिस्ट मैं ग्रुप में दिया हूँ ना? नहीं है तो मैं यस सर। फिर से ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? डेली 2 रूल पढ़ते रहना, सारे रूल एक बार में एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 2 रूल आज फिर डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल है 49G, क्या बताता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एसटीसी सप्लीमेंटल टाइप सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पे एसटीसी इशू किया है। एसटीसी जनरल मॉडिफिकेशन होने के बाद जब ऑपरेटर खरीदता है, उसको मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या चेंजेस होता है? उसकी एयरक्राफ्ट के डिजाइन चेंजेस हो जाता है, और डिजाइन चेंजेस हुआ तो उसको वैलिडेट करने के लिए एसटीसी लेना पड़ता है। एसटीसी उसने ले रखा है कोई और स्टेट से, बस डीजीसीए से क्या लेना है? उसका उस एसटीसी का रिकॉग्नाइजेशन लेना है। तो डीजीसीए रूल नंबर 49G का इस्तेमाल करेगा रिकॉग्नाइजेशन के लिए, ओके? तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट, रूल नंबर 3 में आइटम ऑफ इक्विपमेंट का डेफिनेशन है। कंपोनेंट जो है आइटम ऑफ इक्विपमेंट भी वही है, लेकिन वो आइटम ऑफ इक्विपमेंट सेल्फ कंटेंट है। जैसे तुम्हारे एलआरयू वगैरह देखा होगा, निकालो लगाओ निकालो लगाओ, ऐसे डायरेक्टली देखा है कि नहीं? एविनिक्स में कोई काम कर रहा होगा तो निकालो लगाओ, बस रिप्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है, जैसे मैकेनिकल में वो लोग करते हैं, निकालो, बोल्ट निकालो, ग्रीस लगाओ, साफ करो, लगाओ, फिर टाइट करो, टॉर्क दो, ये वगैरह वो। लेकिन मैकेनिकल एविनिक्स में वैसे नहीं है। कोई चीज खराब है, ये चीज खराब हुआ, बस यहाँ पे वो चीज पड़ा है, लाओ इस चीज को निकालो, नया चीज यहाँ पे लगा दो, बस रिप्लेसमेंट होता रहता है। तो वैसे टाइप का आइटम्स को जो है वो आइटम ऑफ इक्विपमेंट है। रूल नंबर 3 की डेफिनेशन में दिया है, पढ़ लेना। एनी सेल्फ कंटेंट इन इट, जो कि एयरक्राफ्ट में एक बार में यूज होता है। जो भी है यहाँ पे याद रख लेना, आइटम ऑफ इक्विपमेंट पता नहीं है तो एयरक्राफ्ट कंपोनेंट तो पता है। तो कंपोनेंट्स के बारे में रेगुलेशंस और कंट्रोल्स जो भी लेके आती है डीजीसीए, वो कौन सा रूल के अनुसार लेके आती है? रूल नंबर 49H। कोई भी एयरक्राफ्ट का डिजाइन को एक्सेप्ट करना चाहती है डीजीसी, एक्सेप्टेंस करना चाहती है, मतलब डिजाइन हो गया है कहीं और जगह पे, उसको एक्सेप्ट करना चाहती है, रूल नंबर 49I। ये 3 रूल पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद का सारे रूल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज यूजुअल हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। आज कहाँ पे थे हम? 40 में इक्विपमेंट एंड टूल्स। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। CR 145 अभी बहुत स्पीड में चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस आएगा, वो 3 दिन लेगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा 5 दिन में खत्म हो जाएगा ये CR, ठीक है? तो इक्विपमेंट एंड टूल्स, तुम्हें तो सब पता ही होगा कि अगर एक एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करते हो तो तुम्हें इक्विपमेंट और टूल्स के बिना तुम मेंटेनेंस कैसे करोगे? कर नहीं पाओगे। तो तुम्हें तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे इक्विपमेंट टूल्स क्या करना है? अवेलेबल करवाना है, जो कि तुम्हारा अप्रूव्ड स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से नेसेसरी है ना? तुम आलतू फालतू की इक्विपमेंट मत रखो, या जो जरूरत है उससे कम भी नहीं रखना है। तुम्हें जितना चाहिए सफिशिएंट उतना रखना है। और वो पता कैसे चलेगा? और इक्विपमेंट टूल्स वगैरह चाहिए
बोल के तुम्हें पता अच्छे से चलेगा। वो तुम पहले जाओगे तुम्हारी स्कोप की सेक्शन में, तुमने क्या काम करने के लिए डिसाइड किया है, तुम्हारे स्कोप को पकड़ोगे तो तुम्हें पता कर लोगे, और पता कर लोगे तो वो सारे अवेलेबल करवाना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाली बात है नहीं। उसके बाद वेयर द मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाइज पर्टिकुलर टूल और इक्विपमेंट, क्या बोला है, जब कोई मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया है पर्टिकुलर और टूल और इक्विपमेंट, उस केस में तुम्हें वो टूल यूज करना है तुम्हारी मेंटेनेंस में। लेकिन अल्टरनेटिव टूलिंग यूज करना है, इक्विपमेंट यूज करना है, तो मैं डीजीसी के पास तुम्हें क्या जाके एग्री करना पड़ेगा, और उसके लिए पहले से प्रोसीजर बना के तुम्हारी कहां पे रखना पड़ेगा, कहां पे रखना पड़ेगा, एमओई में। वेरी गुड, आंसर देते रहो, बढ़िया आंसर दोगे तो बढ़िया। क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, एमओई में रखो प्रोसीजर, तुम्हें कोई दूसरा यूज करना है तो, हाँ कि नहीं, अल्टरनेटिव टूलिंग यूज करना है तो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंपनी का टूल्स पसंद नहीं आता है, इक्विपमेंट पसंद नहीं आता है, वो बोलते हैं मेरे को इससे हाथ नहीं बटेगा, मेरे को वो कंपनी का ही, वही साइज का ही वही दो, तो फिर वही चाहिए उनको, हाँ कि नहीं। दूसरी बात, इक्विपमेंट एंड टूल्स मस्ट बी परमानेंटली अवेलेबल। देखो सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला, सबसे फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला, फर्स्ट लाइन में क्या बोला कि अवेलेबल करवाओ, अवेलेबल करवाओ बोला। लेकिन जब थर्ड पैराग्राफ में आया वो इसी चीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, परमानेंटली अवेलेबल करवाओ। मतलब डीजीसीए भी एक बार में सारी चीजें सोच नहीं पाती है, थोड़ा सोच सोच के लिखती है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे बोल रही है परमानेंटली अवेल करो, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, दैट टूल और इक्विपमेंट इज नॉट नेसेसरी टू कीप परमानेंटली इन योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरी, ओके, जरूरी नहीं है। लेकिन वो टूल के बारे में, जो टूल फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है, वो टूल तुम्हारी एक्सपोजिशन में रहेगा। कहां पे रहेगा, वो टूल का नाम एक्सपोजिशन में रहेगा, एमओई में। और क्या बोला है, द ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड फॉर बेस मेंटेनेंस shall have sufficient aircraft equipment and inspection platforms docking। और क्या होना चाहिए बताओ, और क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए, डॉक्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सफिशिएंट हैंगर स्पेस होना चाहिए। पता चला हैंगर छोटा सा है और एयरक्राफ्ट उससे दुगना बड़ा है एयरक्राफ्ट उसमें घुस ही नहीं रहा है, तो मेंटेनेंस कैसे करोगे, बेस मेंटेनेंस कर पाओगे तुम। तो बेस मेंटेनेंस के केस में तुम्हें जैक्स भी चाहिए, यहाँ पे तो खाली प्लेटफॉर्म डॉक्स लिखा है, जैकिंग करने के लिए चाहिए, क्रेन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, ऊपर ऊपर से लिख दिया है बस, ओके। तो द ऑर्गेनाइजेशन shall ensure that all tools, equipment and particularly test equipment, किसको बोला है, पर्टिकुलरली टेस्ट इक्विपमेंट जो है ना, अप्रोप्रिएटली कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड। देखो यहाँ पे दो वर्ड बोला है, एक कंट्रोल्ड बोला है, एक कैलिब्रेटेड बोला है। कंट्रोल्ड का मतलब समझते हैं पहले। कंट्रोल का मतलब, मान लो तुम्हारे पास 10 टूल है और डेली वो 10 टूल एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में सुबह जाती है, डेली जब शिफ्ट खत्म होती है 10 टूल फिर से रिटर्न होती है, इसका मतलब तुम्हारी 10 टूल कंट्रोल में है तुम्हारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा नहीं है कभी भी कोई भी आया मांग के लिए, हम कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाते टाइम तुम देखे हो ना, जाओ स्टोर रूम में कोई भी टूल मांग के लेके आ जाओ, इधर यूज कर लो, उसको कहीं पे फेंक दो, उस टूट गया उसको बताओ मत। कभी कभी तो कोई कोई बच्चा लोग बैग में भी भर के ले जाते हैं घर पे पता है कॉलेज के टाइम पे ऐसे होता है कि नहीं। तो इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है वो तुम्हारा, लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं चलेगा।
हर एक टूलिंग को क्या किया होगा, नंबर दिया होगा, वो नंबरिंग आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होगा, उसके ऊपर स्टाम्प लगाया होगा। हाँ, और वो देने से पहले रजिस्टर में एंट्री करता होगा, तभी जाके देता होगा, कौन लिया है, किस काम के लिए लिया है, कितने बजे रिटर्न करेगा, वो सारे चीजें है तुम्हारी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब तुम्हारे पास कंट्रोल में है और टाइम पे रिटर्न हो रहा है। तो अभी कैलिब्रेटेड का मतलब क्या है, तुम मल्टीमीटर यूज करता है कि नहीं, वर्नियर कैलिपर यूज करता है, माइक्रोमीटर यूज करता है, बहुत सारा टेस्ट इक्विपमेंट यूज करता है मैकेनिकल का, टेंशन मीटर वगैरह, कंट्रोल केबल में टेंशन कितना है क्या है, ऐसे बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिनको कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ता है, उसकी मास्टर कुछ टाइम के बाद उसकी मास्टरपीस के साथ कंपेयर करके वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ओरिजिनल जैसा, कोई एरर तो नहीं दे रहा है, कोई एररिकल एरर इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, उसको कैलिब्रेशन भी करना है। तो कैसे करना है, एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से करने। ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड वर्ड किस लिए यूज किया, क्योंकि डीजीसीए का कोई खुद का स्टैंडर्ड है नहीं। तो जो टूल्स इक्विपमेंट तुम यूज करते हो, खास करके मेजरिंग इक्विपमेंट्स, वो दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो कैलिब्रेशन बेहतर तरीके से करते हैं। तो डीजीसीए ने उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया है उन स्टैंडर्ड्स को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हें कैलिब्रेशन करना है। और जितनी बार बोला है उतनी बार करना है, उतना फ्रीक्वेंटली करना है, और उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखनी है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने से क्या होगा, उसका कैलिब्रेशन का ट्रेसेबिलिटी पता चलेगा, कितनी बार कैलिब्रेशन हुआ है, सही टाइम पे कैलिब्रेशन हुआ है क्या, वो इक्विपमेंट सही जगह में है क्या। ओके, समझ में आया। अभी आते हैं, once the applicant or for approval has determined, एक बार तुम्हारा अप्रूवल तय हो गया कि तुम्हें अप्रूवल मिलेगा, once decided you will got the approval, the intended scope of work भी डिसाइड हुआ होगा, है ना, तभी तो अप्रूवल मिलेगा बोल के डिसाइड हुआ है ना, तुम्हारी स्कोप डिसाइड हुआ होगा ना, कंसिडर किया होगा ना डीजीसी तुम्हारी स्कोप को, कि तुम ये स्कोप लेगा और मेंटेनेंस करेगा बोल के, तभी अप्रूवल दे रहा है ना। तो जब अप्रूवल मिलेगा तुम्हारी स्कोप के लिए, तुम्हारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इट विल बी नेसेसरी टू शो दैट ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट आर स्पेसिफाइड इन द मेंटेनेंस डाटा। देखो यहाँ पे बोल दिया ना, क्या बोल दिया, जो भी टूल मेंटेनेंस डाटा तुम्हें कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है ये टूल तुम्हारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, कोई इक्विपमेंट तुम्हारी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, कहाँ से पता चलता है, कहाँ से पता चलता है, मेंटेनेंस डाटा से। यहाँ पे लिखा है ना, तुम्हारी एक बार डीजीसी ने डिसाइड कर दिया अप्रूवल, तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी टूल इक्विपमेंट मटेरियल चाहिए, वो टूल इक्विपमेंट वगैरह तुम्हारी कहाँ पे लिखी होगी, मेंटेनेंस डाटा में लिखी होगी, वो तुम्हें अवेलेबल करना है जब नीडेड। ये तो पहली पॉइंट में ही बता दिया था ना, मैं इसको फिर से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें ये ग्रीन वाला पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, कि तुम्हें जो जो इक्विपमेंट चाहिए या टूल्स चाहिए वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, इंजीनियर ऐसे ही बता देगा, नहीं, वो पता चलेगा तुम्हारी मेंटेनेंस डाटा से। ओके, मेंटेनेंस डाटा में लिखी गई होगी। ओके, समझ में आया। और दूसरी बात क्या है, all tools and equipment that required to be controlled in terms of servicing or calibration। देखो खाली कैलिब्रेशन नहीं करते हैं हम, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करते हैं, टूल्स का भी मेंटेनेंस जरूरी है, टूल्स का भी कैलिब्रेशन जरूरी है। अगर जरूरी है तो तुम्हें कब करना है, by virtue of being necessary to measure the specific dimension and torque figures etc should clearly identified and listed in a
कंट्रोल रजिस्टर। तुम्हारे को पहले वो सारे टूल्स के बारे में कहा लिख देनी है, एक रजिस्टर में लिख देनी है। कैसे लिख देनी है थोड़ा मैं दिखा रहा हूं। ये मान लो तुम्हारा रजिस्टर है, ठीक है। इस रजिस्टर में क्या लिखा है, सीरियल नंबर, यहाँ टूल का नेम, टूल का कैलिब्रेशन का ड्यू डेट कब है, टूल का नंबर कितना है, उसके ऊपर स्टाम्प हुआ है क्या, सर्विसिंग कब होना है। तो तुम यहाँ पे क्या बना दिए, ऐसे टेबल बना दिए। और टूल वन, ये हाँ इसका नाम ये है, उसको वो किसी का पर्सनल टूल है तो उसका नाम लिखना है, ये पर्सनल टूल है इसका। और वो ड्यू डेट कब है, हाँ अगस्त 2025 को है, चलो चलने दो। और वो सर्विसिंग कब होगा, कितना क्वांटिटी में है, वो सारी चीजें इस तरीके से होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर, नॉट रजिस्टर। ओके, कंट्रोल रजिस्टर याद रखना, कंट्रोल रजिस्टर क्वेश्चन में आता है। कहाँ पे टूल्स का पूरा डिटेल्स होगा, लिस्ट होगा, तो कंट्रोल रजिस्टर बोलना है। लेकिन आपको बोला जाएगा कौन सा टूल चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टूल खरीदेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, मेंटेनेंस डाटा से। मेंटेनेंस डाटा से, क्योंकि वहां लिखा गया है। ओके, तो इसके बाद आते हैं पैराग्राफ बी में। पैराग्राफ बी का एएमसी क्या बोला था, जो भी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई किया है वही टूल यूज करने, अल्टरनेटिव टूल यूज करना है तो उसको एमओए में लिखोगे। तो सेम चीज यहाँ पे बोला है, द कंट्रोल ऑफ दिस टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए प्रोसीजर टू इंस्पेक्ट सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए कि वो कब क्या करेगा, इस टूल्स को इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा, सर्विसिंग करेगा, कैलिब्रेशन करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। और सारे टूल के ऊपर एक क्लियर सिस्टम ऑफ लेबलिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके पता चलेगा ना ये कितना नंबर टूल है, कहां से आया है, हाँ कि नहीं। और लेबलिंग किस लिए, कि नेक्स्ट इंस्पेक्शन और सर्विसिंग कैलिब्रेशन कब है उस टूल का, ये चीज तुम्हें पता चल जाएगा आसानी से, टूल के ऊपर लिखा गया हो तो। ऑलरेडी ये चीज कहाँ लिखा गया है, कंट्रोल रजिस्टर में, हाँ कि नहीं। लेकिन टूल के ऊपर भी लिखा जाता है। मान लो कंट्रोल रजिस्टर खो भी गया तो टूल के ऊपर लिखा गया पता चल जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन, सर्विस, कैलिब्रेशन एंड रेगुलर बेसिस में तुम्हें क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है, सर्विसिंग करना है और कैलिब्रेशन करना है। किसका किसका बात चल रहा है, इक्विपमेंट और टूल्स का, एयरक्राफ्ट का बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। इनको हम एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग करने में। तो एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग में यूज करते हैं तो इनका भी सर्विसिंग जरूरी है ना, हाँ कि नहीं। तो इनको रेगुलर बेसिस में क्या करना चाहिए, सर्विसिंग करना चाहिए, कैलिब्रेशन करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए रेगुलर बेसिस में। लेकिन किसके अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस। किसके अनुसार, मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार तुम्हें इंस्पेक्शन करना है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी भेज नहीं देनी है। तो फिर से आ जाएगा, यहाँ पे बोला था ना ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड, कैलिब्रेशन किसके अनुसार करना चाहिए, किसके अनुसार करना चाहिए, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना चाहिए। ओके, तो उसका मीनिंग यहाँ पे बताया, दोज स्टैंडर्ड्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड और पब्लिश्ड बाय एन ऑफिशियल बॉडी। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको एस्टैब्लिश किया है और उसको एक्सेप्ट किसने किया है, किसने किया है, डीजीसीए ने। तो उसको बोलेंगे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स में। क्या है, ये एक बढ़िया सा मजेदार मस्त चैप्टर है, मेरा फेवरेट में से फेवरेट है, कंपोनेंट्स।
क्या बोला है कंपोनेंट्स में कि जो हमारा एयरक्राफ्ट में जितना भी टाइप का कंपोनेंट्स है ना, उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखो 1 2 3 4 5, कितना है? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहला कंपोनेंट जिसको तुम बोलोगे कि दैट कंपोनेंट इज इन ए सैटिस्फैक्टरी कंडीशन वाला कंपोनेंट। कंपोनेंट किस कंडीशन में है? सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है। तो तुम इसको दूसरे नाम से भी कर सकते हो। क्या है? सर्विसेबल कंपोनेंट। लिखा नहीं है लेकिन बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? तो कब बोलेंगे कंपोनेंट सर्विसेबल कंपोनेंट में है, सैटिस्फैक्टरी कंपोनेंट है, एयरक्राफ्ट में यूज करने लायक कंपोनेंट है, जब उसके लिए सीए फॉर्म 1 इशू या उसका इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट दिया गया होगा। सीए फॉर्म 1 क्या है? कंपोनेंट सीआरएस है, याद रखना। ठीक है, कंपोनेंट की सीआरएस को क्या बोलते हैं? सीए फॉर्म 1 या सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट को कंपोनेंट सीआरएस बोलते हैं। ओके। और दूसरी बात यह है कि वो कंपोनेंट जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा तो CR21 ऑर्गेनाइजेशन में सब पार्ट क्यू करके है, उसके अनुसार वो क्या हुआ होगा? मार्क हुआ होगा। तभी जाके हम बोलेंगे वो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है। मार्क हुआ मतलब उसमें क्या स्टिकर लगाएंगे माइकल जैक्सन की? नहीं, उसमें क्या करेंगे? उस पार्ट नंबर, हाँ कि नहीं, लोगो वगैरह ये सारी चीजें होना चाहिए। हाँ कि नहीं? सही तरीके से। दूसरी पॉइंट, unserviceable component which shall be maintained in accordance with this regulations। दूसरा टाइप का कंपोनेंट कौन सा है? अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स, जो कि पूरा खराब नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम के लिए उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, उसको तुम क्या कर सकते हो? मेंटेनेंस कर सकते हो रेगुलेशंस के हिसाब से, और फिर से मेन फ्लो में ला सकते हो। फिर से क्या कर सकते हो? मेन फ्लो में ला सकते हो। मेन फ्लो में क्या कर सकते हो? ला सकते हो। ओके। तो ये कंपोनेंट्स किस कैटेगरी में आ गया? अनसर्विसेबल। एक सर्विसेबल हो गया, एक दूसरा अनसर्विसेबल हो गया। तीसरा पॉइंट को थोड़ा पढ़ो। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है? पढ़ो। तीसरा पॉइंट में लिखा है अनसाल्वेजेबल कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कौन सा है? कोई कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट में क्या हुआ है? ऐसा कोई डिफेक्ट आ गया है जो रिपेयरेबल नहीं है। क्या है? रिपेयरेबल नहीं है, नॉन रिपेयरेबल है। मतलब वो कंपोनेंट गया है, वाट लग गया है ना? या तो रीच्ड देयर सर्विस लाइफ लिमिट, मतलब जितना लाइफ लिमिट उसका डिजाइनर ने बोला था वो लाइफ लिमिट खत्म हो चुका है, उस टाइप का कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? अनसल्वेजेबल कंपोनेंट। ओके, समझ में आया? यस। ओके। दूसरी बात, ये तीसरा कंपोनेंट था। अभी चौथा कंपोनेंट कौन सा है? एयरक्राफ्ट में सारे के सारा पूरा एक ही मेटल से बना है क्या? डिफरेंट मेटल, डिफरेंट टाइप का पार्ट, डिफरेंट सीट, डिफरेंट एयर फ्रेम, डिफरेंट सांचा, डिफरेंट आजू बाजू मिला के उसको जोड़ के कहीं पे बोल्टिंग, कहीं पे रिबोटिंग, कहीं पे परमानेंट जॉइंट, कहीं पे बेल्डिंग, कहीं पे ब्राजिंग, क्या करके जॉइंट किया है? किया है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो उसमें बहुत सारा छोटे छोटे पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे रिवेट्स है, बोल्ट्स है, नट्स है,
कुछ स्पेशल फास्टनर्स है, फास्टनर के ग्रुप में आते हैं वो सब, उनको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड पार्ट्स। तो वो भी कंपोनेंट्स की कैटेगरी में यूज हुए हैं, क्योंकि उनके बिना कंपोनेंट्स आपस में एयरक्राफ्ट में यूज ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पार्ट्स को तुमने क्या किया है, एयरक्राफ्ट में अगर यूज किया है, करते हो एयरक्राफ्ट में, इंजन में, प्रोपेलर में या अदर सिस्टम्स में यूज करते हो स्टैंडर्ड पार्ट्स के बारे में, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड पार्ट्स है इस एयरक्राफ्ट का, मेंटेनेंस डाटा में मेंशन्ड होगा। और दूसरी बात क्या है, उस स्टैंडर्ड पार्ट्स accompanied by एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी, क्या है, एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी, मतलब वो एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन, सर्टेन स्टैंडर्ड्स को कंफर्मिट करके डिजाइन करा गया है, मैन्युफैक्चरिंग करा गया है और सर्टेन मटेरियल्स से वो बना है, और वो तुम्हारी एयरक्राफ्ट में यूज करने लायक है। वो कौन बता रहा है, मेंटेनेंस डाटा बता रहा है, और उनका नाम है स्टैंडर्ड पार्ट। तो ये चौथा पार्ट। उसके दूसरा टाइप का कंपोनेंट कौन सा है, उसके आगे कंपोनेंट्स नहीं है, फिर भी उनको कंपोनेंट की कैटेगरी में रखा गया है, दैट इज मटेरियल, बोथ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल मटेरियल। देखना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में बहुत सारा टाइम हम क्या करते हैं, देखो जो नए हैं वो सब वो तो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में बहुत सारा टाइम हम कुछ चीजें रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मेटालिक पीसेस खरीदते हैं, उसमें फाइलिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं। जैसे तुम फ्लूइड्स एंड पाइपलाइंस में पढ़ा होगा, एसएस की पाइप खरीदो, कोई कहीं पे पाइप खराब हो गया तो उसको निकाल के तुम खुद के हिसाब से एक फ्लेयरिंग टूल लो, कटिंग टूल लो, उसको बेंडिंग टूल लो, फ्लेयरिंग वगैरह करो, सब करके जैसे चाहिए वैसे करके उसको रिप्लेस करो। इसका मतलब तुमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कंपोनेंट में कन्फर्म किया, बनाया, कन्वर्ट किया और एयरक्राफ्ट में यूज किया, तो उसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल, हाँ कि नहीं। दूसरा क्या है, कंज्यूमेबल मटेरियल। कंज्यूमेबल मटेरियल डायरेक्टली आता है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बन के, एक सर्टेन स्पेसिफिकलिटी के हिसाब से बन के, और उसका ट्रेसेबिलिटी भी तुम्हें मिलता है। कंज्यूमेबल मटेरियल कौन सा, कोई एक एग्जांपल देगा कंज्यूमेबल मटेरियल का, तुम्हारे शरीर में यूज होने वाला कंज्यूमेबल मटेरियल, तुम्हारी बॉडी में कंज्यूमेबल्स यूज होने वाला एक मटेरियल का नाम याद दिलाओ। हाँ, देखो ऑयल यूज करते हो, ऑयल गायब हो जाता है, फिर से कि उसको रिस्टोर करते हो क्या, नहीं करते हो। हेयर जेल यूज करते हो, फेस में क्रीम यूज करते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते हो, डीओ यूज करते हो, हाँ कि नहीं, वो गायब हो जाता है ना, हाँ कि नहीं। या गायब नहीं भी होता है तो उसको तुम फिर से क्या रिस्टोर कर देते हो क्या बोतल में, दूसरा दिन यूज करने के लिए, जैसे तुम्हारे साथ निकाला कल फिर से यूज कर दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना। तो एयरक्राफ्ट में तुम ग्रीस यूज करते हो, कहाँ पे, कहाँ पे, जहां पे गियर्स होते हैं, जहां पे बियरिंग्स होते हैं, ताकि फ्रिक्शन कम हो, हीट कम हो, हाँ कि नहीं। ऑयल यूज करते हो, ऐसे बहुत सारी कंज्यूमेबल मटेरियल है जो यूज होता है, कहाँ पे, कुछ सीलेंट्स भी यूज होता है, कहाँ पे, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में। तो वो यूज किसके ऊपर होता है, कंपोनेंट्स के ऊपर, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट सिस्टम्स के ऊपर यूज होता है, इसीलिए उनको भी कंपोनेंट की कैटेगरी में रखा गया। तो थोड़ा इसको मैं अलग कलर दे रहा हूं। एक सबसे पहला टाइप का कंपोनेंट कौन सा है, सर्विसेबल या सैटिस्फैक्टरी कंपोनेंट, सीए फॉर्म 1 इशू हुआ है या CR-21 सब पार्ट क्यू के हिसाब से रिलीज हुआ है तो। दूसरा अनसर्विसेबल कंपोनेंट, तीसरा, तीसरा क्या है, अनसल्वेजेबल कंपोनेंट, वेरी गुड। चौथा स्टैंडर्ड पार्ट्स, स्टैंडर्ड पार्ट्स। पांचवा रॉ एंड कंज्यूमेबल मटेरियल, रॉ मटेरियल अलग है, कंज्यूमेबल मटेरियल अलग है, ओके।
तो ये था कंपोनेंट की क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया। अभी बी पैराग्राफ में क्या बोल रहा है बात करते हैं। क्या बोल रहा है भाई बी पैराग्राफ में? बी पैराग्राफ में बोल रहा है कंपोनेंट, स्टैंडर्ड पार्ट्स एंड मटेरियल्स फॉर इंस्टॉलेशन। ये वर्ड को याद रखना। ये कंपोनेंट्स को तुम एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर चाहिए कि तुम इस कंपोनेंट्स को एक्सेप्ट करो, स्टैंडर्ड पार्ट्स को, मटेरियल को क्या करो? पहले एक्सेप्ट तो करो। किससे पहले? बिफोर इंस्टॉलेशन। मैं इंस्टॉलेशन को यहाँ पे डिलीट मारता हूं। तो ये पहला पॉइंट है। ये एक प्रकार का प्रोसीजर चाहिए तुम्हें क्या करने के लिए? कंपोनेंट्स को, स्टैंडर्ड पार्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को, जो भी कंपोनेंट्स को तुम्हें एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। ठीक है? कब? इंस्टॉल करने से पहले। अभी दूसरा प्रोसीजर क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश ए प्रोसीजर। फिर दूसरा प्रोसीजर की बात किया। दूसरा कौन सा प्रोसीजर की बात किया? टू एंश्योर दैट, एक्सेप्ट करने के बाद, ensure that component, standard part and materials are only installed on an aircraft or component when they are in a satisfactory condition। वो कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरी कंडीशन में होना चाहिए। वो सारे मीट कर रहा है सारे एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को, जो पैराग्राफ ए में बोला गया है। पैराग्राफ ए में क्या बोला गया है? सीए फॉर्म 1 में इशू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सीआर 21 के हिसाब से क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए। हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? तो तुम तो पहले तो एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर अलग से बनाओ, और उसको इंस्टॉल करने से पहले वो सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं वो चेक करने के लिए अलग से प्रोसीजर बनाओ। मतलब इसमें प्रोसीजर ही प्रोसीजर है। ठीक है? और इस प्रोसीजर में और एक पॉइंट रखा हुआ है, इसमें एक ऑप्शन दिया गया है पैराग्राफ बी में कि ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। समझ रहे हो? और वो पार्ट्स खुद की फैसिलिटी में, खुद की ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज करेगा। और वो पार्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेगा? पूरा प्रोसीजर कहां पे दिया गया है? एमओई। और वो पार्ट्स कब यूज करेगा? अंडर गोइंग वर्क, मतलब ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और किसी को बेच नहीं सकता है। और उनको बनाया गया भी, फेब्रिकेट करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना। ठीक है? कुछ नया कंपोनेंट्स बनाना, पार्ट्स बनाना, वो बना पाएगा। और बनाना भी पड़ता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट का हर चीज मार्केट में नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजें बनाना पड़ता है। जैसे अभी मैंने कुछ पाइप्स का एग्जांपल दिया, आगे नहीं, तो वो बनाना ही पड़ता है। ठीक है? तो वो खुद का फैसिलिटी में, कैपेबिलिटी में रहते हुए ही बनाएगा, ध्यान से सुनना। और खुद का अंडरगोइंग वर्क में ही यूज करेगा, और इसको बेच नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर बनाएंगे, इसके लिए भी एक प्रोसीजर बनेगा। कहाँ बनेगा? एमओई में बनेगा। ठीक है? तो हम 3 प्रोसीजर पढ़े। कौन सा प्रोसीजर? पहला प्रोसीजर कंपोनेंट्स को एक्सेप्ट करना है। दूसरा प्रोसीजर उनको एक्सेप्ट करने के बाद उनका कंडीशन चेक करना है, सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है क्या, उसके बाद इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ पार्ट्स फैब्रिकेट करना है, तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर बनाओ और वो एक्सपोजिशन में रख दो। ये पैराग्राफ बी में बताया गया है। पैराग्राफ बी याद आया कंपोनेंट्स का? तो कंपोनेंट्स का पॉइंट नंबर कितना आता है? रिक्वायरमेंट नंबर कितना है कंपोनेंट्स का पॉइंट नंबर? अरे यार 42, 42, ये देखो 42 है ना? कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट 42। अगर तुम्हें बोला जाएगा, देखो मैं कैसे याद रखता हूँ, 42 बोला जाएगा तो तुम्हें 42A याद आना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, दैट्स ऑल। तुम्हें पता चल जाना चाहिए 5 टाइप का कंपोनेंट है: सैटिस्फैक्टरी कंपोनेंट, अनसर्विसेबल कंपोनेंट,
और अनसल्वेजेबल कंपोनेंट, स्टैंडर्ड पार्ट्स और रॉ एंड कंज्यूमेबल मेटेरियल। और 42B याद आया तो तुम्हें याद आ जाना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीजर। पहले एक्सेप्ट के लिए प्रोसीजर, इंस्टॉलेशन सैटिस्फैक्टरी कंडीशन में है कि नहीं प्रोसीजर, और किसके लिए प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन कुछ पार्ट भी बना सकते हैं उसके लिए प्रोसीजर। मतलब पैराग्राफ बी में प्रोसीजर याद आना चाहिए। अगर पैराग्राफ सी में जाएंगे तो क्या बोला है कि कंपोनेंट्स को हमेशा तुम जो सर्विसेबल है, जो अनसर्विसेबल है, जो अनसल्वेजेबल है, तीन टाइप का कंपोनेंट्स को तुम हमेशा सेग्रीगेट करके रखोगे। देखो यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड पार्ट्स या तुम्हारे को रॉ एंड कंज्यूमेबल मटेरियल के बारे में सेग्रीगेशन का कुछ बोला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेग्रीगेट होके दिखते हैं। ग्रीस कहाँ पे है? वो लैंडिंग गियर के साथ मिक्स हो सकता है क्या? लेकिन एक सर्विसेबल लैंडिंग गियर है, एक अनसर्विसेबल लैंडिंग गियर है, दोनों पास में है, तो तुम्हें कंफ्यूज हो सकता है ना। तुम अनसर्विसेबल वाला लेके भी फिट कर सकते हो एयरक्राफ्ट में, आगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट, यही याद रखना इसमें कि अनसर्विसेबल कंपोनेंट को, अनसर्विसेबल कंपोनेंट को, सर्विसेबल कंपोनेंट को, स्टैंडर्ड पार्ट्स को, मटेरियल को, सबको तुम्हें क्या रखना है, अलग अलग रखना है। हाँ, दूसरी बात क्या है, किसी कंपोनेंट को तुमने अनसल्वेजेबल कंपोनेंट बना दिया, अनसर्विसेबल नहीं, अनसल्वेजेबल बोल रहा है, अनसर्विसेबल कंपोनेंट सर्विस में रिटर्न आ सकते हैं काम करने के बाद, ठीक है। उसमें थोड़ा मोटा डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट के लिए वजह से उनको हम अनसर्विसेबल बोल दिया। तुम्हें बुखार हो गया तो मैं बोलूं मर गया क्या? नहीं, तो गोली ले, ठीक हो जा, सर्विसेबल हो गया, जिंदा हो गया, फिर से नॉर्मल हो गया, वो अनसर्विसेबल कंपोनेंट। लेकिन अनसल्वेजेबल मतलब जिसका लाइफ लिमिट खत्म है या नॉन रिपेयरेबल डिफेक्ट है। तो अनसल्वेजेबल कंपोनेंट को तुम्हारी कंपोनेंट सप्लाई सिस्टम मतलब स्टोर में, मतलब स्टोर में तुम्हें क्या नहीं करनी है, री एंटर के लिए परमिट नहीं करनी है, री एंटर के लिए परमिशन नहीं करनी है। तब तक नहीं करनी है जब तक CR21 ऑर्गेनाइजेशन या DGCA से कोई डिसीजन नहीं आ जाता है। कभी कभी एक्सेप्शनल केस में होता है, कुछ अनसल्वेजेबल कंपोनेंट को एयरक्राफ्ट में रिटर्न करने का परमिशन भी दिया जाता है। जैसे इंजन का ओवरऑलिंग करते हैं, बहुत सारी कंपोनेंट का ओवरऑलिंग करते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ये और कुछ दिन चल सकता है क्या, तो चलाया जाता है। उसको बोलता है एक्सटेंशन ऑफ लाइफ लिमिट, आगे पढ़ेंगे CRM में। ओके, तो अभी के लिए इतना याद रखना। ओके, तो ये था 42 का रिक्वायरमेंट। पैराग्राफ ए जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट है, पैराग्राफ बी प्रोसीजर से, पैराग्राफ सी सेग्रीगेशन ऑफ कंपोनेंट्स है। समझ में आया? अभी पैराग्राफ ए में किस कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था? पैराग्राफ ए पॉइंट 1 में किस कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था? पॉइंट 1 में सर्विसेबल कंपोनेंट या कंपोनेंट इन ए सैटिस्फैक्टरी कंडीशन, हाँ कि नहीं? तो उसमें एक वर्ड यूज किया था CFM1 या उसका इक्विवेलेंट यूज किया था कि नहीं? किया था कि नहीं? तो अगर यूज किया था तो CFM1 मतलब जब कंपोनेंट का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है या कंपोनेंट पहली बार मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस टाइम पे CFM1 यूज करता है मैन्युफैक्चरर या तो और कौन, हमारा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, कंपोनेंट को रिलीज करने के लिए। एयरक्राफ्ट को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, कोई बताएगा? क्या एयरक्राफ्ट को भी रिलीज करने के लिए हम CFM1 का इस्तेमाल करते हैं? करते हैं क्या? एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस होने के बाद एयरक्राफ्ट को रिलीज करने के लिए हम CFM1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपोनेंट रिलीज सर्टिफिकेट है। देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर एयरक्राफ्ट की पूरा मेंटेनेंस हो जाती, किसकी? एयरक्राफ्ट की पूरा मेंटेनेंस हो जाती है तो उसको किसमें दिया जाता है?
एयरक्राफ्ट सीआरएस में रिलीज किया जाता है। उसका कोई फॉर्म नहीं है, एक फॉर्मेट है, ठीक है, वो तुम्हें मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट सीआरएस का फॉर्मेट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस। लेकिन जब तुम कंपोनेंट के ऊपर, कंपोनेंट को क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या कंपोनेंट्स के ऊपर तुम क्या करते हो, मेंटेनेंस करते हो। दोनों में से कोई भी चीज करे, ये CR21 ऑर्गेनाइजेशन करता है, ओके। ये कौन करता है, CR145 ऑर्गेनाइजेशन करता है, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कंपोनेंट को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, सीए फॉर्म 1। और इस सीए फॉर्म 1 का बहुत सारा नाम है। सीए फॉर्म 1 या इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट सीआरएस भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, एयरवर्दीनेस टैग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड रिलीज सर्टिफिकेट। लिख नहीं पा रहा हूं, आगे जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है, इसका और भी नाम है, और क्या नाम है, ऐसा फॉर्म 1 या फा 8130 ऐसे कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ओपन करते हैं, वहां पे दिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट नाम है इसका, यहाँ देख रहे हो। सीए फॉर्म 1 का ए डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंट टू सीए फॉर्म 1 में बी फॉलोइंग, क्या क्या हो सकता है, कोई भी रिलीज डॉक्यूमेंट है, तुम्हें डीजीसीए से एग्रीमेंट कर लिया कि एक तुम कंपोनेंट का आज रिलीज डॉक्यूमेंट यूज करेगा बोल के, डीजीसीए के साथ एग्रीमेंट कर लिया तुमने, बायलैटरल एग्रीमेंट, मतलब दोनों आपस में राजी हो गया, तो उसको भी सीए फॉर्म 1 के जगह यूज कर सकते हो आज ए कंपोनेंट सीआरएस। यासा फॉर्म 1 जो है ना, यूरोपियन कंट्री वाले यूज करते हैं, उसको भी तुम यूज कर सकते हो। फा 8130-3 ये फॉर्म यूएसए वाला यूज करते हैं, फा का है, इसको भी सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट माना जाता है। और इंडिया में नाम क्या है इसका, सीए फॉर्म 1, सीए मतलब सिविल एविएशन फॉर्म 1, ओके। तो इंडिया वालों ने नाम क्या दिया है, सीए फॉर्म 1, ठीक है। या एयरवर्नेस रिलीज डॉक्यूमेंट्स जो कि मैन्युफैक्चरर इशू किया होगा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, और डीजीसीए उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट किया है। पढ़ लेता हूं, एयरवर्नेस रिलीज डॉक्यूमेंट इशूड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर ए न्यूली कंपोनेंट shall be acceptable for installation on type of aircraft for which type certificate is accepted by DGCA। देखो मैं तुम्हें बोला था ना, जो मैन्युफैक्चरर है वो कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी क्या देता है, कंपोनेंट का रिलीज सर्टिफिकेट देता है, ये वाला याद है, हम बोला था ना, याद है, हाँ। तो मैन्युफैक्चरर भी जब पहली बार कंपोनेंट्स को बनाता है सीआरएस देता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो एक बार बन जाता है, लेकिन जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या होता है, बार बार बनता रहता है, आगे नहीं। और क्या है, और कोई रिलीज डॉक्यूमेंट है इशूड बाय ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय CR145, क्या है, डीजीसीए ने तुम्हारे लिए कोई डॉक्यूमेंट है, रिलीज डॉक्यूमेंट अप्रूव करके रखा है, या कोई अदर फॉर्म है जिसको डीजीसीए ने एक्सेप्ट कर दिया है। मतलब कुल मिला के बात शॉर्ट में कहूं तो कोई भी फॉर्म है जिसको डीजीसीए ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको तुम सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट मान सकते हो, या ऐसा फॉर्म 1 या 5130-3 ये सबको तुम मान सकते हो सीए फॉर्म 1 का क्या, इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। अभी सीए फॉर्म करके आया है नया 145 की सीआर में जो अमेंडमेंट्स आया है, सीए फॉर्म 1 ऐसे कुछ करके, ठीक है, वो भी सीए फॉर्म 1 का इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट है, समझ में आया। अभी 42A में जो दूसरी कंपोनेंट पैराग्राफ पॉइंट नंबर 2 में बात किए थे, उस कंपोनेंट का क्या नाम था,
अनसर्विसेबल कंपोनेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है should ensure the proper identification of any unserviceable component। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, कोई भी कंपोनेंट अनसर्विसेबल हो गया तो उस अनसर्विसेबल कंपोनेंट को जनरली देखो रेड टैग लगा देते हैं। दिखाओ, हेलो, रेड कलर का एक टैग लगा देंगे। तुम कॉलेज में भी पढ़ते होंगे तो लैब में जाते होंगे, कंपोनेंट्स के ऊपर रेड टैग लगाने का मतलब वो काम नहीं कर रहा है, अनसर्विसेबल है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो कंपोनेंट अनसर्विसेबल हो गया तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो ताकि द अनसर्विसेबल स्टेटस ऑफ द कंपोनेंट शुड क्लियरली डिक्लेयर्ड ऑन द टैग टुगेदर विद द कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन डाटा। मतलब उसके साथ क्या फिक्स होके रहेगा, ये जो तुम्हारी देखो जब तक तुम्हारी एक कंपोनेंट है एयरक्राफ्ट में फिटेड होता है तब तक वो एयरक्राफ्ट में फिटेड है, लेकिन जब भी निकाल देते हो ना एयरक्राफ्ट से, जब निकाल देते हो उसके साथ क्या लगा देते हैं, एयरवर्नेस अप्रूवल टैग। वो क्या है, CFM 1, उसके साथ बांध देते हो, टैग कर देते हो। जैसे तुम कपड़े खरीदने के लिए जाते हो ना, जब तक वो कोई खरीदा नहीं है तब तक कहाँ पे लगा रहेगा, उसका प्राइसिंग टैग वहां पे लगा रहेगा। देखा है ना तुम, जब खरीद लेते हो प्राइसिंग टैग हटा देते हो, हाँ कि नहीं। तो जब तुम रिटर्न कर देगा ना, जब तुम रिटर्न कर देता फिर से प्राइसिंग टैग लगा रहता है कि नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेम थिंग कंपोनेंट्स को भी तुम जब एयरक्राफ्ट से हटाते हो तो उस कंपोनेंट के बारे में पूरा डिटेल्स होना चाहिए, तो उस कंपोनेंट्स के ऊपर टैग लगता है। और क्या लगता है, तुम्हारी जो सीए फॉर्म 1 है, ये आगे जाके बताएगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ कि ये सीए फॉर्म 1 भी लग जाता है बंद के। जब फिर से लगाना है एयरक्राफ्ट में तो वो सीए फॉर्म 1 को निकाल के रिकॉर्ड्स में रख दो और उसको एयरक्राफ्ट में फिट कर दो। नहीं तो कंपोनेंट कभी इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, उसके साथ सीए फॉर्म हमेशा सीए फॉर्म 1 रहता ही है। समझ में आया? ओके। और सेम थिंग एयरक्राफ्ट की केस में भी होता है। जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है, एयरक्राफ्ट कहीं पे भी आता है, एयरक्राफ्ट की कॉकपिट में जाओगे तो एयरक्राफ्ट का क्या मिलेगा, एयरक्राफ्ट CRS तुम्हें हमेशा मिलेगा, वो ऑनबोर्ड लिया जाता है। किस रूल के हिसाब से, किस रूल के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स कैरीड ऑन बोर्ड, किस रूल है, रूल नंबर 7 याद रखना, आया है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहानी यहाँ पे लिखा है कि वो फेलर हुआ है, उसमें डिफेक्ट आया है, क्या माल फंक्शन हुआ है, इतना उसका कितना टाइम इन सर्विस हो गया है, उसका क्या मेंटेनेंस स्टेटस है, ये सारी चीजें पता चल जाएगा। अगर तुम वो कंपोनेंट अनसर्विसेबल है उसको टैगिंग करके रखा है और आइडेंटिफिकेशन डाटा उसके साथ लगा के रखा है तो ठीक है। और उसको इस तरीके से टैगिंग करके रखना है कि कोई चाह के भी उसका टैग अनइंटेंशनली सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स होता है शुड टिपिकली अंडरगो मेंटेनेंस। क्या होता है, इनको मेंटेनेंस में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, मेंटेनेंस में लिया जाता है। जो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स होता है उनको किस में लिया जाता है, मेंटेनेंस करने के लिए लिया जाता है। क्यों, उनका सर्विस लाइफ लिमिट एक्सपायर हो गया है, जो मेंटेनेंस प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है। यहाँ देखो सर्विस लाइफ लिमिटेड का कहाँ का बोल रहा है, मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग में उस कंपोनेंट का लाइफ टाइम इतना रिपेयर इतना लिखा गया है। तुम फिर से मेंटेनेंस कर दोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्विसेबल हो जाएगा। ओके, मतलब उसका पूरा लाइफ लिमिट खत्म नहीं हुआ है, जैसे अनसल्वेजेबल कंपोनेंट के केस में होता था ना, वैसे नहीं है। ये सिर्फ पूरा लाइफ लिमिट है, वो 10 साल तक चल सकता है, लेकिन मेंटेनेंस प्रोग्रामिंग में तुम लिख दिया कि ये कंपोनेंट में 10 घंटे के बाद ये मेंटेनेंस होना चाहिए, नहीं तो ये अनसर्विसेबल माना जाएगा। तो तुम्हें वो मेंटेनेंस करोगे तभी तो फिर सर्विसेबल माना जाएगा, हाँ कि नहीं। अभी दूसरी बात क्या है,
इस टाइप का एक अनसर्विसेबल कंपोनेंट है जो मेंटेनेंस में जाता है। दूसरा क्या है, कोई एयरवर्नेस डायरेक्टिव आ गया। एयरवर्नेस डायरेक्टिव क्या है, कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हो गया या डीजीसी को लगा कि इस टाइप का सिस्टम है, इस कंपोनेंट्स के ऊपर ये मेंटेनेंस अभी तुरंत करना चाहिए, तुमने किया ही नहीं, 2 दिन टाइम दिया था, अभी 4 दिन हो गया, तो उस कंपोनेंट को क्या माना जाएगा, अनसर्विसेबल कंपोनेंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एडी को एयरवर्नेस डायरेक्टिव को नॉन कॉम्प्लायंस किया है। तो तुम जब उस एयरवर्नेस डायरेक्टिव को कंप्लाई कर दोगे तो फिर से उसको क्या माना जाएगा, सर्विसेबल माना जाएगा। समझ रहे हो ना। या कोई कंपोनेंट है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है, उसकी एयरवर्नेस स्टेटस के बारे में, बस तुम्हारे उसके बारे में, अगर एयरवर्नेस स्टेटस के बारे में तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको माना जाएगा। तुम 10वीं पास हुए, 10वीं का सर्टिफिकेट खो गया, तुमको कोई मानेगा 10वीं पास हुआ है बोल के, तो उसका क्या करना पड़ेगा, डीजीसी देखेगा क्या एब्सेंस हो गया, मतलब डॉक्यूमेंट्स तो खो गया शायद। अगर डॉक्यूमेंट्स ले आते हो तो सर्विसेबल है, नहीं ले आते हो तो फिर वो किस में जाएगा, डीजीसी के हिसाब से मेंटेनेंस में जाएगा। मेंटेनेंस होगा तो फिर वो सर्विसेबल होगा। अगर डीजीसी चाहे तो उसको अनसल्वेजेबल में भी भेज सकता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना तुम्हारे पास। ओके। दूसरी बात, एविडेंस ऑफ डिफेक्ट्स ऑन मालफंक्शंस। तुम्हें कोई स्क्रैच मिला, तुम्हें वो कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है वो मिला, तो वो कंपोनेंट को तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अनसर्विसेबल बोलोगे। तो उसके लिए वो क्या किस में जाएगा, मेंटेनेंस में जाएगा, फिर अनसर्विसेबल हो जाएगा तो मेंटेनेंस में जाएगा, अंडरगो मेंटेनेंस, दैट कंपोनेंट शुड अंडरगो इन मेंटेनेंस। लास्ट वाला, being installed on a aircraft that was involved in a incident or accident। कोई कंपोनेंट है वो किस एयरक्राफ्ट में फिटेड है, वो एयरक्राफ्ट कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, उस एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, उसमें से वो कंपोनेंट फिटेड है, उसमें से निकाले हो तो उस कंपोनेंट को अनसर्विसेबल ही माना जाएगा। और आगे जाके मैं बताऊंगा उसको सर्विसेबल कैसे करते हैं, मेंटेनेंस करके। तो अनसर्विसेबल कंपोनेंट्स मतलब वो खतरनाक कंपोनेंट्स नहीं है, सर्विसेबल के आसपास की रहते हैं वो, उनमें सिर्फ कुछ चीजें हमें कंप्लाई करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, कुछ डीजीसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, कुछ मेंटेनेंस कर देनी है, तो वो फिर सर्विसेबल हो जाएंगे। और इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में पैराग्राफ है कि किस कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, किस कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, अनसल्वेजेबल कंपोनेंट्स। ओके, जो कि हम कल बात करेंगे। आज किसी को कुछ डाउट है कंपोनेंट्स के बारे में, या कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशंस के बारे में, या जो चीजें पढ़ा है मैंने, हेलो, नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप में से कोई दे तो नहीं रहा है ना इस बार मॉड्यूल 10, मत देना, कोई भी मत देना, ठीक है, मत देना। हम आराम से प्रिपेयर करेंगे, आने वाले नेक्स्ट सीजन में आराम से देना। अभी कोई छोटा सा मॉड्यूल भर देना, ठीक है, जिसको पढ़ के दे सकते, ठीक है ना। हाँ बोलो। जैसे कोई कंपोनेंट में आपने कहा कि सर्विसेबल या अनसर्विसेबल टाइप के साथ उसका सीए फॉर्म भी रहता है। हाँ सर सीए फॉर्म सर अभी तक हमने देखा नहीं सर, वो सीए फॉर्म रहता है सिर्फ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अभी तुमने बहुत बढ़िया चीज बोला। अभी तुमने मेरे को बोला सीए फॉर्म कभी देखा ही नहीं है ना, तो तुम्हारे लिए मैं टास्क देता हूँ। CR 145 का मैं ऑलरेडी तुम्हारे को पूरा बुक अटैच किया हूँ। कहाँ पे, कहाँ पे, इस ग्रुप में दिया हूँ ना। तो ये जो है तुम्हारे को सीए फॉर्म 1 सबसे पीछे अपेंडिक्स 1 में मिलेगा। अपेंडिक्स 1 यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट वेट। अपेंडिक्स 1 आ जाएगा, और वो सीए फॉर्म 1 ब्लॉक में डिफाइंड है। ये रहा सीए फॉर्म 1 अपेंडिक्स 1। तुम्हारे लिए टास्क है, कल तुम ये सीए फॉर्म 1 पढ़ के आएगा।
जी सर। ठीक है। उसके सीए फॉर्म 1 के बारे में बताया गया है, वो सीए फॉर्म 1 का डिटेल्स यहाँ पे सीए फॉर्म को एक्सप्लेन कर रहा है। सीए फॉर्म का फॉर्मेट नीचे आएगा, देखो यहाँ पे पेज नंबर 107 में शायद 108 में आया, सॉरी। तो ये रहा, देखो सीए फॉर्म 1 देख रहे हो, ये रहा, जी सर। ये एक एक ब्लॉक में डिफाइंड है। ये पहला में डीजीसीए का नाम, डीजीसीए इंडिया। दूसरा ऑथराइज रिलीज सर्टिफिकेट सीए फॉर्म 1। तीसरे में ट्रैकिंग नंबर। चौथे में ये है। इसको आया हूं तो इसको समझा ही देता हूं। इसमें 6 में क्या है, 7 क्या है, 8 में क्या लिखते हैं, 9 में लिखते हैं, 10 में लिखते हैं, 11 में क्या लिखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऊपर जो मैंने स्क्रॉल किया ना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है। ये तुम्हें खुद पढ़ना है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ चीजें तुम्हें खुद से भी करनी है ना, तभी मजा आएगा, तभी पता चलेगा कि हम मिलके पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका 12वीं कॉलम क्या है, तो ये इसको बोलेंगे रिमार्क्स कॉलम। वो कंपोनेंट्स के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? उस कंपोनेंट का असली सिचुएशन क्या है उसके बारे में बताएगा। समझ में आया? ठीक है। जी सर। इसमें जो 13A कॉलम है, इसको कौन यूज करता है? इसको यूज करता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग रिलीज किया जाता है। कब? जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, दिख रहे हो? जी सर। तो 13A कूलम कौन यूज करता है, पूछता है डीजीसीए में। तो तुम कौन बताओगे? मैन्युफैक्चरिंग रिलीज करता है तो 13A में रिलीज करता है, और ब्लॉक 12 में रिमार्क्स कूलम लिखते हुए उस कंपोनेंट्स के बारे में। और साइन ऑथराइजेशन वगैरह वो सब किस में होता है? 13B, 13C, 13D और 13E में होता है। किसका? मैन्युफैक्चरर का। ओके। लेकिन मैं बोलूं इस कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ मेंटेनेंस हुआ तो उसका रिमार्क्स कहां लिखा जाएगा? ब्लॉक 12 में लिखा जाएगा। लेकिन रिलीज के लिए कहां पे आएंगे? 14A में। 14A के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो वो किसके थ्रू रिलीज हो रहा है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सर्विस। ठीक है। सर्विसिंग होने के बाद, वो मेंटेनेंस होने के बाद उसको रिलीज किया जाता है। और उसका जो साइन करेगा, सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर देगा, डेट लिखेगा, नेम लिखेगा, वो 14B, 14C, 14D, 14E में होता है। तो यहाँ पे ये जो सीए फॉर्म 1 है, CR20 ऑर्गेनाइजेशन, CR21 ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी यूज करते हैं। किस कॉलम यूज करते हैं? कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं? 13 है। अबे बोला करो, प्रैक्टिस होगा तभी तभी कुछ समझोगे। अगर मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन अगर यूज करता है, रिलीज करता है मेंटेनेंस के बाद, तो वो कौन सा ब्लॉक यूज करता है? तो ये सब पता करो, इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। इसके बारे में ये पूरा दिया है। और याद रखा करो, कभी कभी डीजीसी एग्जाम में आ जाता है सीए फॉर्म 12, सीए फॉर्म 1 का ब्लॉक नंबर 12 क्या है, तो तुम्हें बताना है रिमार्क्स। ठीक है। तो इस फॉर्म को रट्टा मार दो, समझ लो, एक बार पढ़ लो। इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें भी दिया गया है, ठीक है। ये ओवरऑलिंग का मीनिंग दिया गया है, रिपेड का मीनिंग दिया है, इंस्पेक्शन का मीनिंग दिया है, मॉडिफाइड का मीनिंग दिया गया है। ये सारी चीजें पढ़ लो, तुम्हें आसानी हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो आज कोई भी एग्जाम मत देना, ठीक है। फॉर्म मत भरना 10 की, और दूसरा मॉड्यूल भरना, ठीक है। कोई डाउट आए तो पूछना, थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म मत भरना मॉड्यूल 10 की। हम नेक्स्ट टाइम के लिए तैयारी करवा रहा हूँ तुम्हारे, बहुत टाइम लगेगा अभी तुम्हारा। ओके, एंड करते हैं आज का क्लास। ओके, बाय, गुड नाइट।